वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिनिश करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडिशनल एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस हम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीटली फिनिश कर रहे होंगे। एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.14 फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.14। 2.14 के फर्स्ट क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कहता है कि टू चार्ज है। हाउ मेनी चार्ज? टू चार्ज। हियर इज अ फर्स्ट चार्ज दैट हैव अ 1.5 माइक्रोकूलम का चार्ज। एक पॉइंट ए है, ये 1.5 माइक्रोकूलम का है, और ये दूसरा पॉइंट है जो कि 2.5 माइक्रोकूलम का है। वेरी गुड। टू चार्ज है, फर्स्ट इज 1.5 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड इज 2.5 माइक्रोकूलम। ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूं, क्या 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम सही है? यस, ऑल राइट। और दोनों पॉजिटिव हैं और ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। तो इस पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके मिड पॉइंट ओ पर, इसके मिड पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना होगा। और सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि इससे 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना होगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, मिड पॉइंट ओ है, इस पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब निकालना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डायरेक्शन पर, चार्ज की डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। केवल और केवल हमें उसके साइन सहित, चार्ज के साइन सहित उसे पुट करना होता है। तो अब ओ पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करूं, V इज इक्वल टू वी ए पॉइंट यानी कि 1.5 माइक्रोकूलम के चार्ज से जितना पोटेंशियल होगा, प्लस अगर मैं ये पॉइंट बी ले लूं तो वी बी यानी कि 2.5 माइक्रोकूलम के चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल होगा इतना ही होगा। स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो वी ए इज इक्वल होगा के क्यू वन अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर। You know that K is a electrostatic constant. Its value is 1 upon 4 pi epsilon naught. That is a 9.0 into 10 to power 9. Okay. और डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो जाएगी 15 यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। और हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 15 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। और इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10 टू पावर -6 का मल्टीपल हो जाएगा। अभी कर लेंगे। इस इक्वल के कॉमन ले लेते हैं, आपका के कॉमन हो जाएगा। आर भी हमारा सेम है, के अपान आर भी कॉमन हो जाएगा, तो अंदर आपका लेट हो जाएगा Q1 प्लस Q2। वेरी गुड। अब के की वैल्यू आप पुट कर दो 9.0 इंटू 10 टू पावर 9। आर की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। द वैल्यू ऑफ द आर इज 15 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। ओके, आर की वैल्यू फिट करते हैं 15 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, प्लस चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.5 माइक्रोकूलम। तो 1.5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम, प्लस दिस चार्ज की वैल्यू कितनी है? 2.5 माइक्रोकूलम। ये 2.5 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर -6 हो जाएगा। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, इधर ये दे रहा हूं 9.0 इंटू 10 टू पावर 9, 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन 15 इंटू 10 टू पावर -2। अब मैं 1.5 में 2.5 ऐड करूंगा तो 550 इंटू 213 और 314, 4.0 और 10 टू पावर -6 कितना आ जाएगा? 4.0 इंटू 10 टू पावर -6। ये आपका आ जाएगा 4.0 इंटू 10 टू पावर -6। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ये आ जाएगा 3/5 इंटू 10 टू पावर 9, और ये माइनस का 2 ऊपर का जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -6। ओके, नाउ 3/5
इंटू 10⁻9 to 11, 3/5, 4 3 जा 12 ये ले रहे हैं, 4 3 जा 12/5, ये हम कर लेंगे 4 3 जा 12, 12/5 इंटू 10⁻11 माइनस 6, ये हो जाएगा 10⁻11 माइनस 6। फिर ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 और 5 4 जा 10 और 5 4 जा 20, 2.4 इंटू 10⁻5, ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट का मिड पॉइंट पर, ये आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। ये आप सॉल्व कर सकते हो 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब आगे दूसरी इसके, अब इसी एक क्वेश्चन के बी पार्ट की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने निकाल लिया है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालते हैं। Now we are going to find electrostatic field at point O. At point O इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट O पर एक Q0 चार्ज रख देते हैं, जिससे हमें पता चले कि डायरेक्शन क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन डायरेक्शंस। अब ए पॉइंट पर प्लस Q0 की वजह से ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सपोज दैट E A वर्क कर रहा होगा। ओके, अब B की वजह से O पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे E B वर्क कर रहा होगा। बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन बट नॉट इन सेम इन अमाउंट, ये अमाउंट में सेम नहीं होंगे क्योंकि चार्ज अलग अलग है, तो कुछ तो वैल्यू अलग आएगी। अगर ये सेम वैल्यू के होते और डिस्टेंस तो सेम ही थी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मिड पॉइंट पर तो 0 ही हो जाती। बट अब प्रश्न ये है कि मिड पॉइंट O पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितनी होगी? तो E इज इक्वल EA माइनस EB, ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे बिग वाले से छोटा वाला, बिग वाले से स्मॉल वाला माइनस करना होगा। अब अगर मैं देखूं कि डिस्टेंस भी सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि हमने डायरेक्शन तो पहले ही ले लिया है, तो ये आपका बन जाएगा EB माइनस EA, क्योंकि चार्ज 2.5 वाला ज्यादा है तो EB इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज्यादा होगी और EA इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कम होगी। या मैं बात करूं तो मैं इसे मॉड लगा के ऐसे लिख सकता था, मॉड EA माइनस EB बोथ इज इक्वल मॉड EA माइनस EB। अब नो प्रॉब्लम्स, फिर भी इसे हम सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल, या इसको हम लिख सकते हैं EB हमारा ज्यादा होगा तो EB माइनस EA, क्योंकि चार्ज ज्यादा है। E इज इक्वल, अब इसका कितना आएगा, KQ1 अपॉन KQA अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि R 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, माइनस KQB अपॉन R स्क्वायर। अब आप देखिए E इज इक्वल K अपॉन R स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये QB ले लेते हैं, बड़ा वाला पहले लिख लेते हैं, छोटा वाला बाद में, क्योंकि हमें मॉड का ध्यान रखना है। K अपॉन R स्क्वायर QB की वैल्यू कितनी है 2.5 माइक्रोकूलम, माइनस ये कितना है 1.5 माइक्रोकूलम, डेट्स ऑल राइट। अब इसे और ज्यादा सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, K की वैल्यू आएगी 9.0 इंटू 10⁹, 9.0 इंटू 10⁹ अपॉन R स्क्वायर डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 15 इंटू 10⁻⁻2 ऑफ स्क्वायर इंटू 2.5 से 1.5 माइनस होगा तो 1.5 माइनस होगा तो 1.0 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻�6। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, अभी कैंसिल नहीं कर सकते हैं इसे, ये 9.0 ये कैंसिल नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी मैंने स्क्वायर नहीं किया है। 10⁻9 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 इंटू 10⁻⁻4 ये आएगा, इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁻6 ये आ जाएगा। अब इसे हम कैंसिल करते हैं
तो ये आ जाएगा, ये 2 to 5 है तो इसे मैं लिखे दे रहा हूँ 15 इंटू 15, ये सही है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये 5 इंटू 5 बचा। अब क्या होगा, इज इक्वल 10 टू पावर 9 माइनस 6, ऊपर जाएगा +4 अपॉन 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना आ जाएगा 25। अब ये हो जाएगा इज इक्वल 10 टू पावर 9 से 6 जाएगा 3, और 3 में 4 जुड़ेगा 7 अपॉन 25। इसे हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन 25। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 4 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम, या इसकी दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। दिस इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन अ मिड पॉइंट। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है मिड पॉइंट पर। ओके, अब इसका जो बी नंबर का क्वेश्चन है वो बड़ा घातक है, उसे बहुत ध्यान से समझना। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। जो इसका बी नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस है, और है तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसे सॉल्व करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप ध्यान से समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे मैं इरेज करता हूं। बहुत ध्यान से समझना। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। 2.14 का मैं बी करने जा रहा हूं। अब आप ध्यान समझना, 2.14 ऑफ बी, ये मैं लिखे दे रहा हूँ 2.14 ऑफ बी। बहुत ध्यान समझना, अब देखना, बहुत ध्यान समझना। दिस इज अ 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम। ये दो चार्ज थे, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सेपरेटेड थे, अलग हुए थे। यहां से यहां तक हमने माना 15 सेंटीमीटर होगा, माना क्या मिड पॉइंट ओ है, और ये यहां से यहां तक कितना होगा 15 सेंटीमीटर। अब मिड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ओ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट ओ से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। लाइट गई है तो कुछ तो इशू हो सकता है, और कई दिनों से लाइट नहीं आई है तो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज है। आई होप सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। मैं थोड़ी सी व्यवस्था करता हूँ लाइट की। चलिए, आई होप अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने दरवाजा ओपन करके रखा है तो चील कौओं की आवाज भी आ सकती है। 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। इस 10 सेंटीमीटर पर के पॉइंट ओ पर और कम करते हैं, क्योंकि ऊपर और भी कुछ कलाकारी करनी होगी। ये पॉइंट, सपोज दैट कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया है ये ए, और ये बी, ये ओ, और ये सी। इस सी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना होगा। अब आप ध्यान से देखो, इस सी पॉइंट पर हम एक चार्ज अटेम्प्ट कर देते हैं, रख देते हैं Q0। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सपोज दैट इस डायरेक्शन में वर्क करेगी EA, क्योंकि ये पॉइंट Q0 को ये इस डायरेक्शन में ऐसे सेंड कर रही होगी। अब ये 2.5 का है, अब ये 2.5 का पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, तो ये इस डायरेक्शन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्क करेगी, सपोज दैट EB। ए इसको इस डायरेक्शन में सेंड करेगी, बी इसको इस डायरेक्शन में सेंड करेगी। अब सपोज दैट ये जो एंगल बन रहा है, टोटल एंगल है थीटा, कितना है थीटा। अब ये एंगल है थीटा। अब आपको पता है ये मिड पॉइंट O है, और ये यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो ये R आएगी सपोज दैट, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका R ही आ जाएगा। बोथ डिस्टेंस इक्वल आएगी। अभी डिस्टेंस कितनी आएगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस सी पॉइंट पर अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी होगा थीटा, अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी हो जाएगा आपका थीटा। अब जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है। तो एक चीज और ध्यान समझना, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इस ये जो मैं दिखा रहा हूं यहां से यहां तक ये हाफ हो जाएगा थीटा अपॉन 2, और इतना ये हाफ हो जाएगा थीटा अपॉन 2, यानी कि ये एंगल थीटा अपॉन 2 का आएगा और ये एंगल थीटा अपॉन 2 का आएगा। टोटल थीटा है और ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये डिस्टेंस के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये थीटा बाई 2 आएगा और ये थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब हमें
आर डिस्टेंस फाइंड करनी है। यहां तक का फिनोमिना समझ में आया। अब हमें आर डिस्टेंस फाइंड करनी होगी कि ये डिस्टेंस आर कितनी है और ये डिस्टेंस आर कितनी है। अब हमें आर डिस्टेंस फाइंड करनी है। आर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें, अगर मैं ये वाला एंगल लूं, ये मैंने सी माना है, सी ओ और बी ले लूं, अगर मैं सी ओ बी ले लूं तो ये आपका एंगल आ जाएगा थीटा अपान 2, क्योंकि मैंने ये लिया है। सब कुछ मैं अब यहीं से करूंगा, सी ओ बी। अब ये एंगल आ जाएगा थीटा अपान 2। अब देखना सी ओ बी, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आपका 10 सेंटीमीटर और ये है आपका 15 सेंटीमीटर। मैं एक बार चेक कर लूं ये 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है। एट अ पॉइंट बी 10 सेंटीमीटर, एट अ पॉइंट बी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये भी 10 सेंटीमीटर ही है। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, यानी कि मैं ये फाइंड आउट करने जा रहा हूं। तो आपको पता है सी बी इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि ये हाइपोटेनियस बन रहा है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर में है दोनों, प्लस 15 स्क्वायर दोनों सेंटीमीटर में। सी बी इज इक्वल आ जाएगा 100 प्लस 225 इज इक्वल 325। ओके, अब ये किसी का स्क्वायर रूट तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट ये मैंने सॉल्व किया है तो ये आएगा 17 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर आप कर लो 370, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 एंड 44 इंटू 1 8 जा 8 और 1 4 324 होता है 18 का स्क्वायर। कितना होता है, सॉरी 324 होता है 18 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द 18 इज 324। ये कितना है 325 है, तो ये लगभग 18 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 18.00 कुछ 2 करके आएगा। अब हम इसे सिमिलरली अंडर रूट 325 इज इक्वल टू लिख सकते, सिमिलर लिख दिया, इज इक्वल 18 सेंटीमीटर हमने मान लिया। अब ये कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस आ गई आपकी 18 सेंटीमीटर। ओके, ये भी 18 सेंटीमीटर और सेम कंडीशन इधर है, ये 18 सेंटीमीटर आई है तो ये भी कितनी सेंटीमीटर आएगी 18 सेंटीमीटर, यानी कि अब आर हो गया है 18 सेंटीमीटर और ये एंगल है थीटा बाई 2 वाला, आर हो गया है 18 सेंटीमीटर। अब हम ई ए फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द ई ए? अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो ये ए बी है, ये ई ए है। सपोज दैट ई ए कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, थीटा एंगल पर है। यहां पर मैंने आपको प्रूफ करवाया था कि ई इज इक्वल होता है अंडर रूट, ये पैरेललोग्राम आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बनेगा। तो ई इज इक्वल हो जाएगा ई ए स्क्वायर ये वाला प्लस ई बी स्क्वायर ये वाला प्लस ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। इनके बीच का एंगल थीटा है, कितना है थीटा है, प्लस ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2ab 2e a इंटू ई बी इंटू कॉस थीटा। ये प्रूफ आप लोग 11th में किए होंगे। E इज इक्वल होता है ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2e a इंटू ई बी कॉस थीटा। हमें ई ए निकालना होगा, ई बी निकालना होगा और कॉस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। ये कठिन काम है। अब एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू भी पहले हम निकाल ही लेते हैं। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखना ये tan थीटा बाई 2 है, कितना है tan थीटा अपॉन 2। tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा अपॉन 2 के सामने का होगा परपेंडिकुलर, यानी कि 15 ऊपर आएगा और बेस कितना है 10, बेस कितना है 10। तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल हो जाएगा 1.5। अब tan थीटा बाई 2 इज इक्वल हो जाएगा 1.5 एंड tan थीटा बाई 2, यहाँ पर ध्यान से देना, यहीं पर सब टर्निंग पॉइंट है। tan जो 1.5 है ना, ये 56.3 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू होती है। कितने की होती है 56.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 56.3 डिग्री।
1.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1056.3 की वैल्यू। ये 10th वगैरह में प्रूफ होता है, नहीं होता है तो ये कुछ वैल्यू आपको याद कर लो। बोर्ड एग्जाम के पीछे एक पृष्ठ होता है, एक पेज होता है जिसपे ये लिखा होता है कि कुछ वैल्यू जो यूज होने वाली है। 1.5 किसकी वैल्यू होती है, 1056.3 की वैल्यू होती है। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा थीटा अपान 2 इज इक्वल 56.3। कितना बचेगा, थीटा अपान 2 इज इक्वल 56.3। यहाँ मैं नीचे किए दे रहा हूँ तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11, 112.6। इसकी वैल्यू भी हमें कास के टर्म में फाइंड है और दिया रहता है, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 112.6। बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा लेदी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पे बहुत आते हैं और 5 मार्क्स देके जाते हैं। थोड़ी सी लेबर आपको ये करा सकती है। अब आपको निकालना होगा EA, आपको निकालना होगा EB 2A AB cos थीटा। चलिए EA निकालते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द EA? EA इज इक्वल कितना आएगा, EA एट अ पॉइंट A, EA कितना होता है, KQ अपान R स्क्वायर। ओके, अब EA आ जाएगा KQ अपान R स्क्वायर इज इक्वल 9.0 इंटू, हम लोग EA निकाले हैं 10 टू पावर 9। अब Q की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10 टू पावर -6, 1.5 इंटू 10 टू पावर -6 माइक्रो कूलाम को हमने चेंज कर लिया कूलाम में, अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर की वैल्यू आई है 18 सेंटीमीटर, यानी कि 0.18 मीटर। 18 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बदलेंगे तो 0.18 मीटर आएगा, 0.18 मीटर आएगा इंटू 0.18 मीटर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, के क्यू अपान हो गया 9 1 जा 9, 9 2 जा तो 0.02 ये आ जाएगा। इसको और ज़्यादा अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मेथड तो वैसे आपको खुद से करना चाहिए, पर मैं इसे थोड़ा सा और कैलकुलेटेड करता हूँ, फिर इसके डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा। टाइम, एक क्वेश्चन इतना टाइम ले रहा है तो अब आप समझ जाइए क्या होगा। 10 टू पावर 9, ये 1.5 है, ये 10 टू पावर 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा। 1.5 इंटू 10 टू पावर 9 से 6 जाएगा, कितना रिमाइन हो जाएगा, 3 अपान 2 इंटू 18 करता हूँ मैं, इंटू इस 0.02 का मैंने 2 लिखा है तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, और 0.18 को 2 लिखा है तो फिर मैं यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, और 9 से 6 करके मैंने ले लिया 10। और एक सेकेंड और, ये 1.5 है, इस 1.5 का पॉइंट हटाता हूँ, अपान पे नीचे 10 करता हूँ। अब समझना, 3 5 जा और 3 6 जा, ये हो गया। अब 10, ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और ये कितने 2 0 और ये 10 टू पावर 3 है, अपान 6 इंटू 10 टू पावर 5, ये आ जाएगा 25.6 इंटू 10 टू पावर 5 25.6 इंटू 10 टू पावर 5। अब समझना आगे ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसे भाग दूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये मैं इसे टोटल लिख सकता हूं इज इक्वल 0.42। आप 25 में 6 का डिवाइड करोगे तो टोटल सॉल्व करके आएगा 0.42 इंटू 10 टू पावर 6। ये आप पूरा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 टू पावर 6। EA की वैल्यू ये आएगी, EA की वैल्यू आ जाएगी 25 में आप 6 का डिवाइड करोगे तो 0.42 इंटू 10 टू पावर 6। ऐसे ही सेम है, आपको EB निकालना होगा। थक गया मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते या कराते कराते। EB इज इक्वल आएगा, सेम है जाएगा KQ अपान R स्क्वायर, कुछ डायरेक्ट करता हूँ 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द Q। Q की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू पावर 6। ओके, Q की वैल्यू कितनी, 2.5 इंटू 10 टू पावर 6 माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर लिया। R वही आएगा, R आपका आ जाएगा
0.18 इंटू 0.18, क्योंकि ये डिस्टेंस भी कितनी है 0.18 है। ई बी निकालने के लिए हम ये वाली डिस्टेंस ले रहे हैं, हालांकि दोनों डिस्टेंस सेम है। हमने पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ पर ये निकाला, अब हम इस चार्ज की वजह से यहाँ पर ई बी निकाल रहे हैं। ई बी इज इक्वल आ जाएगा इतना 1 और 0.2। इसे आप टोटल सॉल्व करोगे तो ई बी इज इक्वल, ये सोल्यूशन आपको घर में करना होगा, ये पूरा आप सॉल्व करोगे सेम एज सोल्यूशन होगा, दशमलव वगैरह आपको फिनिश करने होंगे, इतना तो कर ही सकते हो। तो ई बी इज इक्वल आपका आ जाएगा 0.69 इंटू 10⁶। ई बी इज इक्वल आ जाएगा 0.29 इंटू 0.29 इंटू 10⁶, ये आ जाएगा ई बी। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा करके रखते हैं, ई इज इक्वल अंडर रूट ई ए स्क्वायर 0.42 इंटू 10⁶ ऑफ होल स्क्वायर प्लस 0 ई बी स्क्वायर 0.69 इंटू 10⁶ ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 ई ए बी कॉस थीटा। 2 ई ए की वैल्यू कितनी 0.42 इंटू 0.42 इंटू 10⁶, फिर इसी के साथ इंटू में है, इंटू 0.69, इधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, 0.69 इंटू 10⁶ इंटू कास थीटा की वैल्यू कितनी है 112.6 इंटू कास 112.6। बहुत ध्यान समझना, ये समझा रहा हूं फिर से। ई ए की वैल्यू रख दिया ई ए स्क्वायर, ई बी की वैल्यू रख दिया ई बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये 2 ई ए की वैल्यू है, ये 2 ई बी की वैल्यू है। अब आप इसे जब टोटल सॉल्व करने जाओगे, इसे कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू पूरी सॉल्व होकर के आ जाएगी। cos 112.6 की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, cos 112.6 इज इक्वल होता है, cos 112.6 इज इक्वल होता है 0.3843, ये मैंने अलग से निकाल के रखा। cos 112.6 की वैल्यू होती है 0.3843। अब ये वैल्यू उठा करके आपको cos 112.6 यहाँ पर रखना है और इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका इज इक्वल ई इज इक्वल पूरा ई इज इक्वल के निकल करके आ जाएगा। इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, प्लस 2 ए बी cos थीटा करो, तो ये वैल्यू टोटल सॉल्व होके आ जाएगी आपकी 6.6 इंटू 10⁵ ओल्ड। अब ये सोल्यूशन करना आपका काम होगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो पूरा इतना निकल कर आएगा। इसका 0.042 का स्क्वायर करो, 0.069 का स्क्वायर करो और ये पूरा करोगे तो फिर निकल करके ये सामने आ जाएगा E इज इक्वल 6.6 इंटू 10⁵ वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E पर आ रही है, इसकी वजह से, समझ रहे हो। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ई ए निकालना होगा ओ पर 1.5 की वजह से। ये डिस्टेंस आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो, ये टोटल थीटा है तो ये θ/2 हो जाएगा, ये θ/2 हो जाएगा, ये हो गया θ/2। और सी पर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अगर आपने यहाँ से हाफ θ/2 कुछ इस तरीके से निकाल लिया तो थीटा ये हो जाएगा। और 56.3 की वैल्यू होती है 1.5, तो θ/2 से यहाँ से आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आप लोग ये निकाल लोगे 112.6, ये आ जाएगी, क्रॉस मल्टीपल होकर के ये आ जाएगा और ये होगा। और ये फार्मूला अप्लाई करना होगा √EA² प्लस EB² प्लस 2EAAB cos थीटा। ओके, इसे मैं इरेज करता हूँ और इस कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा आपको हिंट दिए दे रहा हूँ, समझा दिए रहा हूँ। ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। आगे थोड़ा सा मैं उस कैलकुलेशन को देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सारी समस्याओं का जड़ कैलकुलेशन ही है आप लोगों के लिए, तो कुछ तो हिंट दे ही दूँ। ओके, बात करता हूँ E इज इक्वल, और भी इरेज किए दे रहा हूं थोड़ा सा। E इज इक्वल ये E इज इक्वल है √। अब आप देखो 0.42 का स्क्वायर करो और 0.69 का स्क्वायर करो। जब आप 0.42 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा आपका 0.42 का स्क्वायर करोगे तो वो आपका आ जाएगा
0.42 यार, ये कैलकुलेशन तो आप खुद से कर लो। 0.42 इंटू 0.42 टू टू जा 4 टू 4 जा 8, ठीक है। 0 इंटू 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, 4 टू जा 8, 4 4 जा 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 7, ये कुछ इतना आ जाएगा आपका ये। अब हाउ मेनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट आफ्टर डेसिमल लग जाएगा 0.1764, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब आप 0.69 का स्क्वायर करो, चलो 0.69 का इंटू 10 टू पावर माइनस ये 6 का स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू पावर 12। चलो अब आप करो 0.69 का स्क्वायर, सब करे ही दे रहा हूं मैं। 0.69 इंटू 0.69, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 55 56 57 58 59 20 59 60 61 62, 9 9 81, कैरी 8 आएगी, 9 6 54 और 54 8 55 56 57 58 59 60 61 62, 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 6 9 जा 54, 6 6 जा 36 36 7 37 38 39 40 41, यहाँ पर आ जाएगा 41, 1 6 5 4 4 5 6 1, 4 आफ्टर डेसिमल लग जाएगा 0.4561, कितना आएगा 0.45 0.4761 और प्लस ये आपका आ जाएगा 0.4761 इंटू 10 टू पावर 12 आ जाएगा 10 टू पावर 12। ये मैं थोड़ा सा और आगे का इरेज किए दे रहा हूं। अब प्लस, ध्यान से देखना 2, अब आपको क्या करना होगा 2EAB cos थीटा, अब आपको निकालना होगा 2EAB, EA की वैल्यू और EB की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। अब EA और EB की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। EA कितना है, द वैल्यू ऑफ द EA इज 0.42 और द वैल्यू ऑफ द EB इज 0.69। चलो करो, मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, 9 4 जा 9 4 जा 36, 36 और 36 हो जाएगा 36 37 9 0 0 और 3, ठीक है 3.68 इंटू 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24 24 25 और 2 8 9 8 2 आफ्टर 2 2 4 1 2 3 4 4 आफ्टर डेसिमल लग जाएगा। और इसमें मैं इस वाले 2 का मल्टीपल भी किए, चलो मैं लिखे ही दे रहा हूँ 0.2898 0.2898 इंटू कास थीटा है, यानी कि कास 112.6 है और कास 112.6 की जो वैल्यू होती है 0.3 और 843, ये आप समझना। इन दोनों का आपको क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। अब इसके साथ भी आ जाएगा 10 टू पावर 12, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसके साथ भी रहा होगा 10 टू पावर 6, इसके साथ भी रहा होगा 10 टू पावर 6, EAB इनटू में है तो हो जाएगा 10 टू पावर 12। 10 टू पावर 12 आप पूरे से कॉमन ले लोगे तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 10 टू पावर 6 और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा इतना 0.1764 प्लस 0.4761 प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16, 2 9 जा 80, 80 9 जा 19, 2 8 जा 16, 17 2 2 जा 4 1 5 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा इंटू 0.3843। अब भाई साहब आगे का काम आपको करना है, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके इन तीनों को ऐड कर देना है, वही ये वैल्यू, और फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6.6 आएगा। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 6.6 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, वीडियो को कई कई बार देखना, इसको 2-3 बार देखना, तब ये क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हो नहीं पाएगा। एक क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.15, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2.15? कह रहा है ए स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ अ इनर रेडियस R1। एक स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल है, यानी कि एक स्पेरिकल है जिसकी इनर रेडियस कितनी है R1। ओके, इनर रेडियस कितनी है R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज अ चार्ज Q। आउटर रेडियस, और भाई ये ऐसे कुछ होगा, स्पेरिकल सेल है तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। R2 के पास चार्ज कितना है Q। R2 हैव अ चार्ज Q। कह रहा है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब एक चार्ज Q, अभी ये वाला Q वाला चार्ज जो है ना सिर्फ सेल के बाहर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, आउटर सरफेस पर है, इनर सरफेस पर है। इट इज इन दी आउटर सरफेस नॉट इन इनर सरफेस। क्यों चार्ज जो है ये बाहर की सरफेस पर है, अंदर की सरफेस पर नहीं है। अब उसने कह दिया है कि एक क्यू चार्ज सेंटर पे लाके रख दिया, स्मॉल क्यू चार्ज सेंटर पे लाकर उसने रख दिया है। तो कह रहा है सेल के अंदर और सेल के बाहर सरफेस चार्ज, इनर सेल के सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी और आउटर सेल के सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। सॉल्व करते हैं। इनर सेल पे, इनर सरफेस पर, इन इनर सरफेस, इन इनसाइड ऑफ द इनसाइड सरफेस, अंदर की सरफेस पर देखो, अंदर की सरफेस पर पॉइंट क्यू चार्ज है, केवल और केवल पॉइंट स्मॉल क्यू का चार्ज है, और यही स्मॉल क्यू का चार्ज जो सेंटर पर है यहां पर प्लस क्यू करके डिस्ट्रीब्यूटेड लेट हो जाएगा। कंसीडर होगा कि प्लस क्यू चार्ज चारों तरफ ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऊपर की सरफेस पर, आउटर सरफेस पर। तो इनर सरफेस पर क्या होगा कि इनसाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज इनसाइड आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा इनसाइड में निकालूं तो होता है क्यू अपान एरिया। क्या होता है? क्यू अपान एरिया। अब अगर मैं क्यू अपान एरिया की बात करूं तो क्यू तो केवल स्मॉल क्यू ही है, और तो कोई चार्ज यहां पर है नहीं। क्यू तो सिर्फ बाहर की सरफेस पर है। क्यू सिर्फ कहां पर है? बाहर की सरफेस पर है। अब जब क्यू सिर्फ बाहर की सरफेस है तो क्यू की वैल्यू तो केवल अंदर वाली, इस वाली सरफेस पर तो स्मॉल क्यू चार्ज है, तो ये हो जाएगा क्यू अपान 4πr1 स्क्वायर। कौन सा r? क्योंकि रेडियस, एरिया तो केवल ये वाले का लिया जाएगा ना, इनसाइड सरफेस के लिए ये वाला लिया जाएगा, तो हो जाएगा क्यू अपान 4πr1 स्क्वायर। यही होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड। अब आउटसाइड इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। अब देखना, ये क्यू वाला यहां पर है और क्यू वाला यहां पर है। अब ये क्यू वाला इसके सरफेस पर ही नहीं, इसके सरफेस पर भी वर्क करता हुआ माना जाएगा, यानी कि ये वाला क्यू इस वाले क्यू पर भी वर्क करता हुआ माना जाएगा। ये क्यू इस तरीके से बिहेव करेगा कि इसकी सरफेस पर है और इसकी सरफेस पर, क्योंकि बीच में तो होलो है, सेल है एक। अब ये क्यू यानी कि आउटर सरफेस पर जो, भाई अब इसका भी तो सेंटर, बड़े वाले का सेंटर भी तो क्यू ही है। अब यहां पर क्यू रख दो तो ये यहां पर भी वर्क करेगा, और यहां पर आउटर सेल की बात कर रहा हूं, पहले से क्यू बैठा हुआ है, तो टोटल चार्ज इस सेल पर हो जाएगा क्यू प्लस क्यू। तो आउटर सेल की, लाइट आ गई है, आउटर सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? आउटर सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा आउटर इज इक्वल होता है क्यू अपान एरिया। अब टोटल क्यू कितना आएगा? क्यू प्लस क्यू अपान एरिया 4πr2 स्क्वायर, क्योंकि अब रेडियस कितनी है? R2। कुछ इस तरीके से ये होगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल पर क्यू यहां पर है, तो ये इनर सेल, अगर मैं केवल इनर सेल की बात करूं तो ये आपका इनर सेल बन गई, ये क्यू है तो इस पर केवल यही हो जाएगा। बट आउटर वाले की बात करूं तो ये क्यू यहां पर आ भी आएगा, और कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, सेंटर सेम है, और क्यू यहां पर पहले से बैठा है, तो यहां पर टोटल चार्ज क्यू प्लस क्यू होगा, यहां पर केवल स्मॉल क्यू चार्ज होगा। एंड दिस इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? ये दोनों की, इनर सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, आउटर सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। क्वेश्चन यही कह रहा था कि अगर सेंटर पे, अगर ये एक स्फेरिकल सरफेस है, बाहर के सरफेस पर कैपिटल क्यू चार्ज है, और इनर सरफेस और सेंटर पर क्यू रख दिया है, स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया है, तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी और इस सेल पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? तो इनर सेल के पास केवल स्मॉल क्यू चार्ज है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, और आउटर सेल के पास दोनों चार्ज है, तो ये आपकी आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या क्वेश्चन ने और कुछ कहा है? क्वेश्चन इसका बी नंबर है, तो ये ए नंबर आपका सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन बी की बात करते हैं। 2.15 का ये ए था। अब
बी की बात करते हैं तो ये इनर सेल पर है और ये आउटर सेल पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यही क्वेश्चन ने कहा था। अब 2.15 के बी क्वेश्चन की बात करते हैं। 2.15 के बी क्वेश्चन की बात करते हैं। 2.15 का बी कहता है कि क्या ये एक है और ये एक है, ये एक स्पेरिकल, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक स्पेरिकल सेल है, आप लोगों ने पढ़ के रखा है, एक ही ले लो, सेल नहीं ले लो। उसने कहा है कि एक स्पेरिकल कंडक्टर है तो उसके अंदर E 0 होता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। क्वेश्चन ने यही कहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या केवल स्पेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होती है। कोई भी इरेगुलर शेप ले लो, स्पेरिकल ना हो, कुछ इस तरीके का शेप हो, तो इस कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होगी। देन डेफिनेटली यस, कोई भी क्लोज्ड सरफेस होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 ही होगी, क्योंकि कोई भी चार्ज उसको दोगे तो वो चार्ज अंदर पे तो जाएगा नहीं, वो चार्ज जाके उसके आउटर सरफेस पर चार्ज जाकर के ले करेगा। जब आउटर सरफेस पर चार्ज जाके ले करेगा तो E इज इक्वल होता है सिग्मा अपान 2 अपसाइलेन नॉट। तो E इज इक्वल सिग्मा की वैल्यू रखोगे Q अपान A 2 अपसाइलेन नॉट। तो इन साइड की बात करो तो कोई चार्ज है ही नहीं है इन साइड, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रेसाइड इन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर रेसाइड करता है। तो E इज इक्वल हो जाएगा 0 अपान 2A अपसाइलेन नॉट इज इक्वल 0। यानी कि इट्स अ डेफिनेटली डन दैट कि कोई भी शेप और कोई भी साइज ले लो, कोई भी शेप और कोई भी साइज ले लो, इरेगुलर शेप ले लो या स्पेरिकल कंडक्टर ले लो, गॉसियन सरफेस होगा, क्लोज्ड सरफेस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अंदर 0 ही होगी। क्वेश्चन ने यही कहा है क्या केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होती है स्पेरिकल सेल के अंदर, या कोई भी इरेगुलर शेप ले लो इस तरीके का, या फिर कोई भी अमीबा पैरामीशियम कुछ भी ले लो तो 0 होगा। तो बिल्कुल सही बात है डेफिनेटली कि E इज इक्वल 0 किसी भी अमीबा पैरामीशियम मतलब इरेगुलर शेप और साइज के लिए होता है, क्योंकि अगर वो क्लोज्ड सरफेस है तो वो गॉसियन सरफेस होगा, और अगर गॉसियन सरफेस है तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड इन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर रिसाइड्स करेंगे, और चार्ज अगर खाई नहीं है जहां पर तो कैसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ऑलवेज भी ट्रूथ। यस इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ट्रूथ है, और ये इसकी प्रूफिंग हो जाएगी कि भैया कोई चार्ज नहीं है अंदर, इस वजह से 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इतने में ही बहुत लॉन्ग वीडियो बन गई होगी, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस पे आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस जाते ही हैं, एक एक क्वेश्चंस की एक एक वीडियो बन जाती है। फिर भी अब हम 2.15 बी की बात हो गई है, तो अब बात कर लेते हैं 2.16 क्वेश्चन की। 2.16 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2.16 क्वेश्चन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको बहुत डरवा रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। सो डेट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड ऑफ अ चार्ज सरफेस टू अनदर गिवन। अब देखो है क्या, समझना इस क्वेश्चन को समझना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज दैट ये एक प्लेट है, हियर इज अ प्लेट, ओके। अब ये एक प्लेट है एक प्लेट, कोई बात नहीं। इस प्लेट का एक सरफेस इधर फर्स्ट है और एक सरफेस इधर क्या है, सेकंड है। भाई ये एक प्लेट है तो इस प्लेट का एक सरफेस इधर फर्स्ट होगा, एक सरफेस इधर होगा सेकंड होगा, एक सरफेस कह रहा है कि, और इस सरफेस है, इस सरफेस का जो सरफेस एरिया वेक्टर n कैप 1 to 2 की तरफ है, 1 से 2 की तरफ है एरिया वेक्टर n कैप। आउटर ऑलवेज भी परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता है एरिया वेक्टर, और उसने कहा है आउटर में 1 to 2 की तरफ है। तो कह रहा है कि सो डेट अब ये है तो इसके रीजन से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अब 2 के रीजन से उसने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सपोज दैट E2 है, और 1 की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितनी है, E1 है। अब 1 की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितनी है, E1 है। अब 1 की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपकी आ गई E1। तो क्वेश्चन ने कहा है कि प्रूफ करो E2 माइनस E1 इज इक्वल सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट एंड कैप। उसने डायरेक्शन को दे दिया है। अब ध्यान से समझना, अब अगर मैं यहां की बात करूं तो इस पर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लूं, बहुत ध्यान समझना, तो E2 याद रखना उसने कहा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको 1 to 2 ही लेना है। अब अगर मैं 1 to 2 निकालूं तो E2 इज इक्वल कितना आ जाएगा,
E2 इज इक्वल आएगा सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब एन कैप हो गया सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट एन कैप। अब अगर मैं इस साइड E1 की बात करूं तो E1 कितना आएगा फॉर वन सरफेस, E1 कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट माइनस एन कैप। अब माइनस एन कैप क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन ने डिनोट कर दिया है कि आउटर सरफेस जो लेनी है 1 to 2 की तरफ लेनी है, यानी कि सरफेस की डायरेक्शन 1 to 2 है और अब हम E1 ले रहे हैं, इस साइड में ले रहे हैं, तो अब सरफेस की जो डायरेक्शन आ रही है हम अपने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए गए डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट, आगे क्वेश्चन ने हिंट दिया है कि आपको जो डायरेक्शन लेनी है वो 1 to 2 ही डायरेक्शन लेनी है। अब क्वेश्चन ने कहा है आगे जो डायरेक्शन लेनी है वो 1 to 2 डायरेक्शन ही लेनी है, और अब हम 2 to 1 चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं 2 to 1, इसलिए डायरेक्शन पे माइनस साइन लगा देंगे, माइनस एन कैप। E1 इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट। अब हमने इसे ये लिख दिया, या हम इसे क्या इतना लिख सकते हैं एन कैप, ये देखो एन कैप का माइनस हम इधर उठा के लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस E1 इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट पॉजिटिव का एन कैप। अब आप देखना एकदम E1 डायरेक्शन हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। अब आपको करना क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम यहां पर साइन के साथ चल रहे हैं, साइन के अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं चल रहे हैं। E1 प्लस E2 इज इक्वल आएगा सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट एन कैप। E1 समझना, अब हम क्या होगा E2 प्लस E1 करेंगे, क्या करेंगे माइनस E1। बहुत ध्यान समझना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। कुछ नहीं किया इसमें, माइनस को सिर्फ इधर उधर उठा करके लाए हैं। अब क्या करेंगे इक्वेशन 2 और फर्स्ट को ऐड करेंगे तो E2 प्लस, लेकिन ये माइनस E1 है, ये वाला माइनस इधर चला आया है, ये कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट एन कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट एन कैप। E2 माइनस E1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा सिग्मा 2 सिग्मा एन कैप अपॉन 2 अपसाइलन नॉट। सिग्मा से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका E2 माइनस E1 इज इक्वल सिग्मा एन कैप अपॉन अपसाइलन नॉट। और यही प्रूफ करा रहा था, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगे तो ये इस डायरेक्शन, अब आप समझना E2 इस डायरेक्शन पे आएगा, E1 इस डायरेक्शन पे आएगा, तो E2 माइनस E1 करोगे तो सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट एन कैप सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट एन कैप, ये हो जाएगा। ये प्रूफिंग करवा रहा था, एक बार फिर से मैं इसे समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। ये एक आउटर सरफेस है एक आउटर सरफेस, एक सरफेस है। क्वेश्चन ने कहा है कि ये इसका सेकंड सरफेस है और ये इसका फर्स्ट सरफेस है। अब जो एरिया वेक्टर इसका है वो ऑलवेज आउटर होगा और परपेंडिकुलर होगा, लेकिन आप क्या लोगे 1 to 2 लोगे, क्या लोगे 1 to 2 कैप। अब एरिया वेक्टर एन कैप हमने ले लिया ए। अब E2 अगर मैं निकालूं तो E2 इज इक्वल आएगा सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट एन कैप, उसने लगा दिया डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। E1 निकालूं तो अब हम एरिया वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, 2 to 1 डायरेक्शन में हैं, तो E1 आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट माइनस एन कैप, क्योंकि एन कैप तो इधर दिया है और हम चल रहे हैं 2 to 1, ये आ जाएगा। और इस माइनस को उठा करके मैं यहां लाऊंगा तो आ जाएगा E1 सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट एन कैप, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एक और दो को ऐड करेंगे तो ये आएगा और ये आ जाएगा प्रूफ होकर के E2 माइनस E1 इज इक्वल सिग्मा एन कैप अपॉन अपसाइलन नॉट। ओके, अब थोड़ा सा इस पे और कोई सा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सो दैट टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटीन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ अ चार्ज सरफेस टू अनदर। जी हाँ, टेंजेंटल कंपोनेंट हमेशा कंटीन्यूअस होता है, यानी कि टेंजेंटल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंटीन्यूअस होता है। वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर परिणाम यानी कि क्वांटिटी में हर जगह क्या होगी, समान होगी। अब क्वांटिटी में हर जगह समान होगी तो कैसे होगी, E इज इक्वल होता है, ये मैं बी नंबर इसका सॉल्व करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, माइनस डी अपॉन आर, या मैंने निकालना आपको बताया है, इंटीग्रेशन E इज इक्वल हो जाएगा dv अपॉन आर। अब जब ये एक टोटल क्लोज्ड सरफेस है,
क्लोज्ड सरफेस पर हमेशा वर्क कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के तरीके वर्क करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। E इज इक्वल जीरो। अब अगर मैं इसे E निकालूंगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा, तो ये आएगा कांस्टेंट। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बस इतना ही था। ये 3 क्वेश्चंस आज मैंने आपको कराए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत बड़ा है और वीडियो भी लॉन्ग हो रही होगी। वैसे भी आप लोग स्किप कर देते हो। प्लीज वॉच फुल वीडियो, कुछ मेहनत सार्थक हो। डेट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो पर मैं इसके 3 से 4 क्वेश्चन ही और ला पाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत ख्याल रखिए अपना। ओके, अलविदा।